everyone, and welcome to the Study Space, a one-stop destination for comprehensive sessions, NTSC, CBSE modules, quizzes, study materials, and much more. इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस बहुत ही इजी वे में। एंड जिस चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था वो है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस क्लास इज पार्ट 2। आई हैव लिंक्ड द पार्ट 1 इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। डू स्टडी इट फ्रॉम देयर और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। हम यहाँ सोशल साइंस तो पढ़ेंगे पर एक नए तरीके से। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे और मैं आपको सभी क्वेश्चंस के वैल्यू पॉइंट्स भी बताऊंगी जो कि एग्जाम की आंसर की में एक्सपेक्टेड होते हैं। मतलब कि इन्हीं पॉइंट्स को बस आपने इलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है एंड यू आर डन। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी विद योर एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक्स एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट क्लास में हमने रोलेट एक्ट को डिस्कस करा था। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोलेट एक्ट और उस दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए थे जब रोलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो आज हम उसी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। तो जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था, क्योंकि गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गुजरात में और बिहार में सक्सेसफुल रही थी, तो ही वॉज वेरी एम्बोल्डेंड विद हिज सक्सेस। वो काफ़ी बोल्ड हो गए थे। उन्हें लगा हम सक्सेसफुल हो चुके हैं तो अब आगे भी हम और बड़े स्टेप्स उठा सकते हैं। तो ही डिसाइडेड कि अब हम लॉन्च करेंगे सत्याग्रह जो कि नेशन वाइड होगा, यानी कि पूरे देश में हम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट था क्या, तो मैंने इसे आपके लिए यहाँ अंडरलाइन किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोलेट एक्ट जो था उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दी में पास करा था और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अपोज कर रहे थे, बट उसके बावजूद इस एक्ट को पास कर दिया गया था। और ये जो एक्ट था ये वहाँ की गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर देता है। ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो चल रही होगी देश में, आप उसको रिप्रेस कर सकते हैं। जो भी पॉलिटिकल लीडर रैली कर रहा है, कोई भी कैंपेन चला रहा है, तो उसको जो है डिटेंशन में डाल सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं और 2 साल तक उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा, यानी कि उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। वो 2 साल तक जेल में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप आपको ये सब याद होगा। हमने एक बार इसे रिवाइज भी कर लिया है। तो अब आगे के इवेंट्स जो हैं उनको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहिए थी अगेंस्ट दिस लॉ। उन्हें नहीं चाहिए था कि कोई भी वायलेंस हो, लोग जो हैं वो फिजिकली लड़ाई करें। तो उन्होंने प्लान किया कि 6 अप्रैल से हम एक हड़ताल करेंगे। तो 6 अप्रैल से ही क्या हुआ कि बहुत सारी मेजर सिटीज़ जो थी इंडिया की, वहाँ पर रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई। बहुत सारे जो रेलवे वर्कशॉप्स के वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए, जो दुकानें थी वो बंद पड़ गई थी। तो ये एक तरीके से पॉपुलर अपसर्ज जो थी, इससे ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे कि इस तरीके से तो पूरा इंडिया यूनाइट हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। और उनकी जो सारी की सारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थी, जैसे कि रेलवेज एंड टेलीग्राफ, वो भी डिसरप्ट हो गई थी। अब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने डिसाइड करा कि हम जितने भी नेशनलिस्ट हैं अब हम जो है उनको क्लैम्प डाउन करेंगे, हम उनको यहीं से ही स्टॉप कर देंगे ताकि आगे जो इनका मूवमेंट है वो ना बढ़ पाए। तो जो भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर में, उनको जो है उठवा लिया था वहाँ की पुलिस ने और महात्मा गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया कि जी आप तो दिल्ली आ ही नहीं सकते हैं। ऑन 10th अप्रैल अमृतसर में देयर वाज अ पीसफुल प्रोसेशन। लोग पीसफुली इकट्ठा हुए थे एक इवेंट के लिए, बट वहाँ पर पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें ऑर्डर दिया था और उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी। तो अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए
वाइड स्प्रेड अटैक हुआ था बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस में। अब इंडियंस जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गलत चीज़ के अगेंस्ट, तो उन्होंने बैंक्स में अटैक कर दिए, पोस्ट ऑफिस में अटैक किए, रेलवे स्टेशन पर अटैक किए। तो ये सब जो अटैक चल रहे थे, अब ब्रिटिशर्स इसके साथ डील करना चाहते थे। तो उस दौरान जनरल डायर जो थे, ही टुक कमांड, जनरल डायर जो थे उन्होंने कमान थामी और उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। तो अब जरा जानते हैं मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ में क्या था कि जो भी जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे, अगर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है तो उन सब की किलिंग जो है वो वहां की आर्मी या पुलिस, मतलब जो भी डिफेंस फोर्स है वो कर सकती है। तो क्वेश्चन अब आपके सामने एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपसे है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके सारे के सारे वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं, बस इन्हीं को आप हल्का सा इलैबोरेट कीजिए और ये पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। सीबीएसई में जब आपके एग्जाम्स चेक हो रहे होते हैं तो एग्जामिनर्स को सीबीएसई एक आंसर की भेजती है। की में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन्ड होते हैं, यानी कि टीचर को उस की के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। तो अगर आपके आंसर में ये सारे के सारे जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, अगर वो सबके सब वैल्यू पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, यू गेट फुल मार्क्स। तो इसीलिए ये वैल्यू पॉइंट्स को दिमाग में याद रखना अच्छे से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर एमिंग फॉर फुल मार्क्स इन योर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ज़रा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जलियांवाला बाग जो है ये एक छोटा सा बाग है जस्ट आउटसाइड अमृतसर। वहां पर लोग एक पीसफुल प्रोसेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ लोग वो थे जो कि मार्शल लॉ के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल थे वहां पर वो सब विलेजर्स थे, उन्हें पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज भी किया जा चुका है। मतलब मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता था कि जनरल डायर ने ऐसा कोई मार्शल लॉ इम्पोज कर रखा है। जनरल डायर उस एरिया में आए जब बैसाखी की सेलिब्रेशंस चल रही थी। उन्होंने उस बाग के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे उन सबको ब्लॉक करवा दिया और पुलिस को कहा कि इन पर ओपन फायरिंग कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए। बहुत सारे वहां पर एक बहुत ही फेमस कुआं है, बहुत सारे लोग उस कुएं में कूद गए और एक दूसरे के ऊपर गिर करके मरे। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। और लास्ट में जब उनसे पूछा गया उनके एक्शंस के बारे में कि जनरल डायर से कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा पुलिस को ये सब करने के लिए और आपने ये सब क्यों करवाया, तो जनरल डायर ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस जो थे उनके दिल में डर पैदा करने के लिए किया गया था कि अगली बार से वो ऐसे प्रोटेस्ट ना करे हमारे अगेंस्ट। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन के सारे वैल्यू पॉइंट्स। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू पॉइंट्स तो आपके आंसर में इंक्लूडेड होने ही चाहिए। मेन पॉइंट्स यहाँ आपके सामने, बस इन्हीं को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए आप। मेन पॉइंट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, यू कैन नोट देम डाउन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस, ये जो आपका आंसर था, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन योर एनसीईआरटी ओनली, पेज नंबर 56 पर पैराग्राफ नंबर 1। एक बार हम इसे भी यहाँ से रिवाइज करते हैं। ऑन 13th April द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। उस दिन एक बहुत लार्ज क्राउड जो था वो गैदर हुआ था जलियांवाला बाग में। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे गवर्नमेंट के नए जो रिप्रेसिव मेजर्स थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रोलैट एक्ट पास कर रही थी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी इंडियंस की उनको रिप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कुछ लोग। बाकी मेजॉरिटी जो लोग थे वो बस बैसाखी का मेला जो था वो अटेंड करने के लिए आए थे। तो क्योंकि वो शहर से बाहर के थे, वो सब लोग गांव से थे, तो उन्हें ज़्यादा कुछ खबर नहीं थी कि शहर में क्या चल रहा है, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता थी। जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, उन्होंने यहाँ के एग्जिट पॉइंट्स जो थे उनको ब्लॉक करा दिया, ओपन फायरिंग करा दी क्राउड में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। और लास्ट में उन्होंने, जब उनसे पूछा गया उनके एक्शंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो है एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे, सत्याग्रही जो हैं उनके दिल में हम टेरर प्रोड्यूस करना चाहते थे, दैट्स इट। तो अब समझ रहे हैं जो मैंने आपको वैल्यू पॉइंट्स दिए वो सबके सब एनसीईआरटी से है। आपके एग्जाम में सब कुछ, जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सब एनसीईआरटी से आते हैं। आपको कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन सारे आंसर सब इसी बुक में हैं। आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ जो है वो फैली दूसरे दूसरे एरियाज़ में, तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी टाउन्स है वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हुई गलियों में, और लोग जो थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, पुलिस के अगेंस्ट क्लैश कर रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी उन पर अटैक भी किए गए। तो गवर्नमेंट जो थी, अब उसने कैसे रेस्पॉन्ड करा, वो भी उनको जो है ब्रूटल रिप्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्याग्रही जो थे वो पकड़े गए और उनको उनकी नाक रगड़ने, ग्राउंड पर उनकी नाक रगड़ने के लिए बोला गया, उनको गली में क्रॉल करने के लिए, रेंगने के लिए बोला गया। जो भी साहिब्स थे, जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको सलाम करने को बोला गया। ठीक है, पीपल जो थे दे वर फ्लॉग्ड, उनको जो है हंटर से, डंडों से जो है उनको मारा जा रहा था। और जो विलेजेस थे, यहाँ जिस विलेज की हम बात कर रहे हैं वो है गुजरांवाला इन पंजाब। अभी करंटली इट इज इन पाकिस्तान, पहले इट वाज लाइक इन द पंजाब स्टेट। ऑल राइट, तो वहां पर जो है बॉम्बिंग भी कराई गई थी। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से भी इस लोकेशन का नाम याद कर सकते हैं, एनडीएससी में तो एटलीस्ट ये एमसीक्यूज में पूछा ही जा सकता है। तो जगह का नाम है, विलेज का नाम है गुजरांवाला इन पंजाब, विच इज करंटली इन पाकिस्तान। तो अब ये वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। फिर से पीसफुल जो प्रोसेशन स्टार्ट किया गया था, पीसफुली एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, बट एंड रिजल्ट वही रहा, वायलेंस जो है वो फैल रहा था। तो महात्मा गांधी जो थे, ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट पर यहाँ रोक लगा दी जब उन्होंने ये देखा कि वायलेंस जो है वो फैलता ही जा रहा है। ठीक है, सो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। तो अगेन मैं पहले यहाँ आपके सारे वैल्यू पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैल्यू पॉइंट्स से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, देन विल रिवाइज इट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो खिलाफत मूवमेंट क्या थी? टर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था पूरा का पूरा देश, यानी कि जो ऑटोमन्स थे वो यहाँ पर राज कर रहे थे। और जो रूलर ऑफ द टर्की है उनको कहा जाता है, वो कहलाते हैं खलीफा। तो खलीफा कौन होते हैं? ही इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जितने भी मुस्लिम रिलीजन के लोग थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनके वो स्पिरिचुअल लीडर थे। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस दौरान ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया, और वहाँ के जो खलीफा थे उस दौरान उन्होंने उनका जो राजगद्दी थी वो उनसे छीन ली, और उनकी जगह एक नया खलीफा जो था उसको अपॉइंट किया। और ये जो करंट खलीफा उन्होंने अपॉइंट किया था, ये एक तरीके से इनका पपेट था जो कि इनकी सारी बात मान रहा था। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया था वर्ल्ड में, जितने भी मुस्लिम्स थे उनके मन में। तो इंडिया में भी जो मुस्लिम थे वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ये सब कर रहे थे। तो इंडियंस ने एक खिलाफत कमेटी बनाई, और ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खिलाफत कमेटी जो थी उसके लीडर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड ऑल द वैल्यू पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और ये नाम जो है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। खिलाफत कमेटी के लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो गांधी जी जो थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की मुस्लिम रिलीजन के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सो गांधी जी सॉ दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने लगा ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, हम मुस्लिम्स और हिंदू दोनों को साथ ले आएंगे ताकि साथ में हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सपोर्ट करें, यूनाइटेड एज वन। तो गांधी जी ने कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनको कन्विंस कर लिया कि आप जो है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, हम सब मिलकर के काम करेंगे, मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज। ऑलराइट, तो अब एनसीईआरटी में अपने पेज नंबर 56 पर पैराग्राफ 3 में देखिए, व्हाइल द रोलैट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। जब रोलैट एक्ट आया था तो उसके अगेंस्ट सत्याग्रह चला था, ये बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी, बट स्टिल इट वॉज लिमिटेड ओनली टू सिटीज एंड टाउन्स। गांव तक अभी भी मूवमेंट जो है वो नहीं पहुंच पा रही थी, और महात्मा गांधी चाहते थे कि हम एक ऐसी ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करें इंडिया में जिसमें शहर, कस्बे, गांव सब इंक्लूडेड हो। बट ही वॉज सर्टेन, यानी कि वो काफ़ी हद तक श्योर थे कि ऐसी मूवमेंट मैं अकेला नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ सिर्फ हिंदूज को इंक्लूडेड करते हुए। अगर ऐसा कुछ करना है बहुत बड़े लेवल पर तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लाना पड़ेगा।
और ये करने का एक तरीका जो उनके दिमाग में आया था वो था कि खिलाफत इशू जो है ना उस पर बात की जा सकती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन अंडरलाइन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उस दौरान क्या हुआ था, ऑटोमन टर्की जो थी, टर्की विच वॉज अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, उनकी हार हो गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो क्या था कि ऑटोमन एम्परर जो थे उन पर एक बहुत ही ज़्यादा हार्श पीस ट्रीटी जो थी वो इम्पोज करी गई। एंड ऑटोमन एम्परर कौन होते हैं, वो कहलाता है खलीफा, एंड ही इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। मुस्लिम्स के जो है वो रिलीजियस लीडर होते हैं, खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा की टेम्पोरल पावर्स जो थी वो बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में इन मार्च 1919। तो दो मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने ये खिलाफत कमेटी बनाने का काम किया था, वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भाई। और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ में डिस्कस करा द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन की हिंदू और मुस्लिम मिल करके बड़े लेवल पर हम एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस दौरान हम मुस्लिम्स को भी इस यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ सकते हैं, यानी कि मुस्लिम्स और जो बाकी का हमारा नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व लोग हैं हम उन सबको एक साथ लेकर आ सकते हैं। तो एट द कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, तो यहाँ पर आपसे इस तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत कौन से सेशन में करी गई थी। तो उसका जवाब आपका होगा कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस, और ये कब था, सितंबर 1920 में। उन्होंने कन्विंस करा बाकी सारे लीडर्स को कि हम स्टार्ट करेंगे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें कि हम खिलाफत को सपोर्ट करेंगे एज वेल एज स्वराज, यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्हें हमें अपने देश से भगाना है। तो अब आता है पहली बात, अभी हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मुद्दा जो है वो कब उठाया गया था और कौन से सेशन में उठाया गया था। तो इट वाज द कैलकटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कैलकटा सेशन उससे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि एनसीएम अनफोल्ड इन टाउन्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कस्बों में किस तरीके से फैली। तो इसके वैल्यू पॉइंट्स आपके सामने हैं। जो टाउन्स थे यानी कि कस्बे थे उनमें मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास जो लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, नॉट द वेरी रिच पीपल, नॉट द वेरी पुअर पीपल, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। हजारों स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल थे वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए। हेडमास्टर्स और टीचर्स जो थे उन्होंने कस्बों में रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनका बहिष्कार कर दिया गया, उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया। फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको जलाया जाता था, बॉनफायर्स अरेंज की जाती थी गलियों में जहां वो फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको जलाते थे। एंड लिक्योर शॉप्स जो थी दे वर पिकेटेड। ठीक है, तो आप बुक में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 57 नेक्स्ट पेज पर कि नागपुर में दिसंबर 1920 में अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो था वो अडॉप्ट कर लिया गया था फाइनली। बट ये मूवमेंट अनफोल्ड किस तरीके से हुई, यानी कि आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से ही आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहीं से तो ये क्वेश्चन उठ कर क्या है, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, इट्स देयर इन योर बुक ओनली। दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की बुक को बार बार पढ़ना है एंड यू विल स्कोर रियली गुड। तो अब यहाँ से जरा मूवमेंट इन टाउन्स पढ़ते हैं। जो मूवमेंट थी इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज एंड टाउन्स। हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया गया था इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं कि सबने छोड़ दिया था, सब रिजाइन कर रहे थे, सब बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, एक्सेप्ट इन विच सिटी ऐसा नहीं हुआ। तो जो काउंसिल इलेक्शंस थी दे वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में ऐसा नहीं हुआ। मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, दे फेल्ट
that entering the council was one of the way gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. तो यानी कि इस बात से समझिए, पहले के टाइम पर क्या होता था, जो ब्राह्मण्स थे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिला करते थे, बाकी सब क्लास के जो लोग थे उनको नहीं मिलते थे. तो मद्रास में, करंटली इट इज कॉल्ड एज चेन्नई, मद्रास में एक जस्टिस पार्टी बनाई गई थी, और जस्टिस पार्टी में नॉन ब्राह्मण लोग जो थे वो हुआ करते थे. ठीक है, और वो अपना एक काउंसिल बना करके रखते थे. तो अब क्या था, वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे. तो अब जब मूवमेंट, हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो काउंसिल इलेक्शंस को सबने बॉयकॉट कर दिया कि हम काउंसिल इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, एक्सेप्ट द जस्टिस पार्टी. जस्टिस पार्टी के लोग जो थे मद्रास में वो नहीं माने. क्यों नहीं माने? उनको लगा कि वैसे तो सारे प्रिविलेज ब्राह्मण्स को मिलते हैं, हमें नहीं मिलते. ये काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके एक पोस्ट पाना हमारे लिए थोड़ी सी पावर पाने का इकलौता तरीका था. अगर हम इसे भी बॉयकॉट कर देंगे तो ये छिन जाएगा. तो अगर हम एक लेवल पर देखें, उनका सोचना ठीक था, क्योंकि उनको प्रिविलेजेस जो थे वो कभी भी नहीं मिले थे. तो अगर वो मिल रहा है तो वो पूरी पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें वो प्रिविलेजेस मिले. बट एट द सेम टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमारी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चल रही थी, जिसमें हमें अपनी यूनिटी दिखानी थी, उसके लिए तो उनका यहाँ पार्टिसिपेट ना करना जो है वो एक तरीके से हानिकारक था. मतलब सब लोग को नहीं यूनाइट कर पाए. मद्रास शहर में तो फिर भी जो काउंसिल इलेक्शंस थी वो बॉयकॉट नहीं की गई, बाकी सब सिटीज में कर दी गई थी. तो द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इकोनॉमिक फ्रंट यानी कि फाइनेंशियली क्या हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट कर दिए. तो दूसरा जो कंट्रीज से सामान आ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत से काफ़ी पहले आ गया था, तो वहाँ का जो फैक्ट्री से सामान आ रहा था, इंडस्ट्री से, उसको बॉयकॉट कर दिया गया. उसको लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था. लिक्योर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया था. फॉरेन क्लोथ जो थे उनको बर्न करना स्टार्ट कर दिया था. तो इस दौरान इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स जो था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, और इसकी जो वैल्यू थी दैट ड्रॉप्ड फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़. मतलब आप समझ रहे हैं, पहले के टाइम पर ब्रिटिशर्स बाहर से सामान लेकर आ रहे थे, ब्रिटेन से सामान लेकर के आने का काम कर रहे थे अपनी फैक्ट्री से, और इंडियंस को बेच रहे थे. तो उस दौरान 102 करोड़ की वैल्यू का सामान आया करता था. बट क्योंकि हमने बॉयकॉट कर दिया तो ब्रिटिशर्स लॉस में जा रहे थे. सिर्फ 57 करोड़ के आसपास का सामान जो था वो बिका था. तो यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो गया था बिटवीन 1921 से 1922. बहुत सारे प्लेसेस में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे दे रिफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स. मतलब ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स थे उन्होंने भी फॉरेन गुड्स जो था उनको बेचना, उनमें डील करना बंद कर दिया था. तो क्योंकि बॉयकॉट मूवमेंट फैल रही थी तो लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स यानी कि जो दूसरे देश से कपड़े आते थे उनको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया, उनको यूज़ करना बंद कर दिया. अब सिर्फ इंडियन हैंडलूम्स के जो कपड़े थे, इंडियन टेक्सटाइल मिल से जो कपड़े आया करते थे वो सिर्फ उन्हें पहन रहे थे. ठीक है, तो अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है, व्हाई द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 1922. आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. दिस इज एक्चुअली अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिए. पहला ऑप्शन, हेवी कस्टम ड्यूटीज वर इम्पोज्ड. बी, Britain was under war expenditure. C, Indians started boycotting foreign clothes. या D, Britain revised their trading laws. तो इसका आंसर है Indians started boycotting foreign clothes. इसीलिए import of जो foreign कपड़ा था उसका import जो था वो हाफ हो गया था between 1921 to 1922. So this is your answer. The answer is C, Indians started boycotting foreign clothes. Next is, why नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड अर्ली इन टाउन्स. खादी जो था, अब क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो टाउन्स में फेल भी हुई थी. मतलब कोशिशें पूरी जारी थी बट स्टिल ये फेल हुई थी. तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड अर्ली इन टाउन्स. तो इसका जवाब है, खादी जो था, खादी फैब्रिक इज वेरी रिच, बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था क्योंकि हाथ से बनाया जाता था मिल्स में. ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था. जबकि ब्रिटिश जो मिल्स में बनवा करके कपड़ा इंपोर्ट करा रहे थे वो कंपेरेटिवली सस्ता था. तो जो पुअर पीपल थे, मिडिल क्लास लोग, तो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे. बट
जो पुअर पीपल थे वो खादी पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अब क्या था, वो तो खादी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें तो खरीदना पड़ेगा जो कपड़े ब्रिटिशर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे, मान लीजिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, इन सबको छोड़ रहे हैं और वहां से अपने मतलब वहां से एडमिशन विड्रॉ करा रहे हैं, वहां नहीं पढ़ रहे हैं, पर उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं ना। इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो सक्सेसफुल थे ही नहीं, कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, तो वो पढ़ाई कहाँ करेंगे, इतने ज़्यादा इंडियन इंस्टीट्यूशंस उस दौरान नहीं थे। तो क्या था, सब लोग जो थे अगर वो छोड़ देते फिर तो वो अनएजुकेटेड हो जाते। तो ये कुछ रीजंस थे, कुछ मजबूरियां थी इंडियंस की, जिसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो फेल हुई अर्ली इन टाउन्स। ठीक है, तो सिटीज़ में पहले तो मिडिल क्लास लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट किया, कैसे लिक्योर शॉप्स पिकेट की गई, फॉरेन क्लॉथ को बर्न डाउन करा गया, लीगल प्रैक्टिसेस लॉयर्स ने बंद कर दी, हेडमास्टर्स और टीचर्स रिज़ाइन कर रहे थे, स्टूडेंट्स जो थे वो एडमिशन विदड्रॉ कर रहे थे, हमने अभी ये पढ़ा। बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे, शुरुआत में तो जोश में सबने अच्छे से प्रोटेस्ट किया, पर धीरे धीरे ये जो मूवमेंट थी ये स्लो डाउन हो गई। क्यों? पहली बात, मिल का कपड़ा जो ब्रिटिशर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, पर कपड़े तो कहीं से चाहिए, और इंडियन कपड़े में खादी आता था। अब खादी जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी उसको बनाने के लिए, और जो मिल से इजीली कपड़ा हमें मिलता था ब्रिटिशर्स से वो कंपेरेटिवली सस्ता था। तो अब गरीब लोग तो खादी नहीं अफोर्ड कर सकते थे ना, कि कब तक वो बॉयकॉट करते, कपड़ा तो एक बेसिक ज़रूरत है। एंड दूसरा, बच्चों ने एडमिशन तो विड्रॉ करा लिया, बट हमारे पास इतने ज़्यादा और अच्छे इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे, तो बच्चे पढ़ाई कहाँ करेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स कहाँ जाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने वापस अपनी जॉब्स ज्वाइन कर ली। तो ये मजबूरियां थी लोगों की, जिसके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई। नेक्स्ट, मूवमेंट अमंग ट्राइबल या हिल्स पीपल। ट्राइबल एरियाज जो थे वहां पर भी मूवमेंट चली थी। In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, you have to remember this, Gudem Hills of Andhra Pradesh में एक militant गुरिल्ला मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी अर्ली 1920s में, और ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था जिसको कांग्रेस अप्रूव नहीं कर रही थी। क्यों नहीं अप्रूव कर रही थी, जरा देखते हैं इसे। क्या हो रहा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज डाउन कर रही थी, लोगों को एंट्री करने से मना कर रही थी कि फॉरेस्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे, हमें रेलवेज के लिए लकड़ी चाहिए सिर्फ हम लेकर जाएंगे, हमें जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए वो सिर्फ हम यूज करेंगे, हम यहाँ के विलेजर्स को एंट्री नहीं देंगे। ब्रिटिशर्स ने ये रूल जो है वो पास कर दिया, उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर दिया था। तो अब लोग जो थे वो एंटर नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी जो गाय भैंसे थी, जो उनके पास कैटल थी, वो उसको चराने के लिए नहीं लेके जा पा रहे थे, वो फ्यूल वुड नहीं ले जा पा रहे थे। पहले के टाइम पे गैस स्टोव थोड़ी ना होते थे, चूल्हा इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके लिए फ्यूल वुड जो था वो रोज़ लोग जंगल में लेने के लिए जाया करते थे, वहाँ से उठा लाते थे, जो पेड़ों के नीचे टूटी टहनियाँ, डालियाँ ये सब पड़ी होती थी, और फ्रूट्स लेने के लिए जाया करते थे। अब वहाँ के ट्राइबल पीपल ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से जो गुडेम हिल्स के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि हमें ये सारी बेसिक चीज़ें ब्रिटिशर्स नहीं करने दे रहे हैं। उनका लाइवलीहुड तो अफेक्ट हुआ ही हुआ, ये तो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे जो कि उन्हें डिनाई किए जा रहे थे। अब गवर्नमेंट जो थी वो उसके अलावा उनको फोर्स कर रही थी टू कंट्रीब्यूट बेगर फॉर रोड बिल्डिंग। द हिल पीपल रिवोल्टेड। क्या हुआ, एक तो इनको फ्यूल वुड नहीं ले जाने दे रहे हैं, फ्रूट्स भी नहीं लेने दे रहे हैं, कैटल्स भी नहीं ग्रेज कराने दे रहे हैं, मतलब बेसिकली गुडेम हिल्स के ट्राइबल पीपल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड थे अपने ट्रेडिशंस के बारे में, बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे नेचर से, उनको उनकी बेसिक राइट्स डिनाई की जा रही थी। दूसरा, हिल्स में रोड्स बनवा रही थी गवर्नमेंट अपने कनेक्टिविटी के लिए कि वो इजीली आ जा सके एक जगह से दूसरी जगह, पर वहाँ जो ट्राइबल लोग थे उनसे फ्री में काम करा रही थी कि जो रोड बनाने का काम है यहाँ पे तुम फ्री में मजदूरी करो। यही था टू कंट्रीब्यूट बेगर, यानी कि उनको पैसा नहीं मिलेगा, उन्हें फ्री में काम करना है।
तो द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर. अब ये इंसान क्यों इंटरेस्टिंग था जिन्होंने गुडेम हिल्स के जो प्रोटेस्ट थे उनको लीड करा, जरा उसके बारे में जानते हैं. उनका नाम है अलूरी सीताराम राजू. उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट उनका मानना क्या था, वो लोगों को ये कहा करते थे कि मेरे पास स्पेशल पावर है, मैं लोगों को हील कर सकता हूँ और मैं प्रेडिक्शंस में भविष्यवाणियां कर सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा. तो वो इस तरीके की बातें किया करते थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल पावर्स वाला इंसान हूँ. और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो लोगों को भी जो है साथ लेकर के आ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए. तो हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन हिल्स. अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में किस तरीके से फैली और फिर फेल किस तरीके से हुई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो हिल्स में, ट्राइबल एरियाज में किस तरीके से जो है, हाउ इट टुक प्लेस. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अमंग द ट्राइबल्स स्टार्टेड इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पहला पॉइंट. दूसरा है इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट. गुरिल्ला मूवमेंट कहते हैं जब एकदम से जो है आप अटैक करने की कोशिश करते हैं, झुंड बनाते हैं और छुप करके जो है उन पर अटैक किया जाता है, ये होती है गुरिल्ला मूवमेंट. ब्रिटिश जो थे उन्होंने लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो थे उनको क्लोज कर दिया था ताकि ट्राइबल पीपल जो है वो जंगलों में एंटर ना कर पाए. इसकी वजह से सारे के सारे ट्राइबल लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए. वो उनको ये फील हो रहा था कि सिर्फ हमारा लाइवलीहुड, यानी कि जो हम जीने के लिए जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ उन पर ही नहीं अटैक किया गया है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था जंगल का, जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे थे उनका इस्तेमाल करना, हमसे वो भी छीना जा रहा है. तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान से इनको नोट डाउन कर लीजिए. तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, Who was अलूरी सीताराम राजू, या फिर इसको इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राजूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अमंग द ट्राइबल्स. तो इसके वैल्यू पॉइंट्स हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा अलूरी सीताराम राजू के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि अलूरी सीताराम राजू वॉज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. ही लेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी कि हम ब्रिटिशर्स जो भी अपना एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, जो भी अपने प्लान्स लेकर के आ रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है. सो ही लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अमंग द ट्राइबल्स इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. वो क्लेम करते थे, उनका कहना ये था कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, वो भविष्यवाणियां कर सकते हैं, वो लोगों को हील कर सकते हैं और अगर उनको गोली भी लगी तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था. राजू जो थे, अलूरी सीताराम राजू, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो उन्होंने जो गुडेम हिल्स के लोग थे उनको धीरे धीरे कन्विंस करना स्टार्ट किया कि आप भी खादी पहनिए और आप जो ये ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने लिक्योर शॉप्स खुलवानी स्टार्ट करी थी, तो आप अपनी जो ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस हैं आप इन्हें छोड़ दीजिए. एट द सेम टाइम राजू का मानना ये भी था कि स्वराज जो है वो हमें सिर्फ वायलेंस से मिल सकता है. तो यानी कि आप समझ रहे हैं कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ रहा है. पहली चीज, राजू गांधी जी को सपोर्ट करते थे और गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है. बट डिफरेंस कहाँ आया, जहां गांधी जी ये मानते थे कि वायलेंस जो है दैट इज नॉट द आंसर, हमें नॉन वायलेंस बिना लड़ाई किए जो है अपनी जंग जीतनी है, हमें फिजिकली नहीं लड़ना है, वायलेंस नहीं करना है. वहीं राजू एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट में विश्वास करते थे. उन्हें लगता था कि स्वराज हमें सिर्फ और सिर्फ वायलेंस से मिल सकता है, हमें लड़ाई करनी ही पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ हमने उनके बारे में सब कुछ पढ़ा है कि अलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर. वो भविष्यवाणियां कर सकते थे, वो लोगों को हील कर सकते थे और वो सरवाइव कर सकते थे इवन बुलेट शॉट्स. अब राजू जो थे वो ऐसी बातें किया करते थे कि सारे के सारे जो रेबेल्स थे, जो ट्राइबल लोग थे जो कि अभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे, वो कैप्टिवेट हो गए थे, वो बिल्कुल मोहित हो गए थे, वो इनकी बातों में अच्छे से इनकी बातें मान रहे थे. तो वो मानने लगे कि ये तो भगवान का अवतार है.
राजू इस तरीके से महात्मा गांधी जी के बारे में इनके सामने बात किया करते थे और वो कहते थे कि मैं महात्मा गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने लोगों को कन्विंस करा कि आप भी खादी पहनिए और आप ड्रिंक करना छोड़ दीजिए, बट एट द सेम टाइम उनका मानना क्या था कि वॉयलेंस ज़रूरी है, नॉट नॉन वॉयलेंस। हम वॉयलेंस से ही यहाँ पे आज़ादी पा सकते हैं। सो गुडेम हिल्स के लोग जो थे वो अपने मिलिटेंट गुरिल्ला अटैक्स करते रहे, पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया, उन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मारने की कोशिश करी और इस तरीके से अपना गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो चलता रहा। बट इन 1924 अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर दिया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया और वो एक फोक हीरो बनकर रह गए, यानी कि कहानियों में आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलूरी सीताराम राजू इज ट्रू? ए, राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। बी, he believes that Swaraj could be achieved only through violence. C, he led the non-corporation movement among the tribals of Goodame Hills. या D, all of the above. तो इसका आंसर है C, he led the non-corporation movement among the tribals of Goodame Hills. Next question है how did the plantation workers conceive the idea of non-cooperation movement? हमने बात किया कि किस तरीके से सिटी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला, फिर हमने बात किया ट्राइबल एरियाज में किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। अब हम बात करेंगे प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन? उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, हम वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन के वर्कर्स थे टी प्लांटेशन में, उनको टी प्लांटेशन से बाहर जाने की विदाउट परमिशन जो है परमिशन नहीं थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड। वो अलाउड नहीं थे कि आप बिना परमिशन के ये टी गार्डन्स को छोड़ करके जाएं, और उनको परमिशंस भी नहीं देते थे, यानी कि आप बस यहीं रहो, काम करो टी प्लांटेशंस में, आपको यहाँ से ना अपने घर नहीं जाना है, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बस यहीं काम करना है। सेकेंड, जब इन प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है तो उन्हें लगा कि गांधी राज जो है वो आ रहा है, और जब ऐसा हो जाएगा तो बाद में हम सबको हमारी अपनी खुद की ज़मीन मिल जाएगी जब गांधी जी ब्रिटिशर्स से हमें छुटकारा दिलवा देंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितनी भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनके रूल्स के अगेंस्ट जा कर के और वो सब अपने अपने घर चले गए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो घर नहीं पहुंच पाए। दे वर ब्रूटली बीटन बाय द पुलिस। पुलिस ने उनको घर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में बहुत मारा पीटा, वो नहीं पहुंच पाए अपने घरों तक। तो स्वराज एंड प्लांटेशंस, अगेन दिस इज इन योर एनसीईआरटी बुक ओनली, जहाँ से मैंने वैल्यू पॉइंट्स निकाल करके आपको दिखाए थे कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, और उनको परमिशन भी नहीं दी जाती थी। तो जब उन्हें पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो हैं वो अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाकर प्लांटेशन से बाहर गए अपने घर की ओर। उन्हें लगता था गांधी राज आने वाला है और जब ऐसा हो जाएगा तो सारे के सारे विलेजेस में सब लोगों को अपनी खुद की ज़मीन जो है वो मिल जाएगी। दे हाउएवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, वो घर नहीं पहुंच पाए, वो रेलवे स्टेशन पर ही जो थे खड़े रह गए थे, और वहाँ पर जो है स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी, वहाँ उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें ब्रूटली जो है पीटा गया था। तो क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ द मूवमेंट? हमने अभी तक ये पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सिटीज़ में चली, फिर हमने देखा ट्राइबल हिल्स में चली, फिर हमने देखा कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिखा करके और अपने प्लांटेशंस को छोड़ करके घर जाने की कोशिश जो है की थी। बट गांधी जी ने फिर क्यों डिसाइड करा कि हम इस मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेंगे? मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे वायलेंट होती जा रही थी बहुत सारी जगहों पर। आपने देखा ट्राइबल एरिया में वायलेंट हो गई थी, लोग वायलेंस कर रहे थे।
फिर हमने देखा सिटीज़ में भी वायलेंस जो है वो देखने को मिल रहा था। और गांधी जी जो थे, ही वॉज अ फर्म बिलीवर, वो ये मानते थे कि हम पीसफुली ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे, हम वायलेंस में विश्वास नहीं करते हैं। गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रही जो हैं उनको प्रॉपरली पहले हमें ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बड़े लेवल पर स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ ये लोग वायलेंस कर देते हैं, बिकॉज पीपल वर नॉट ट्रेन्ड इनफ, ऐसा उन्हें लगता था। विद इन द कांग्रेस लीडर्स जो थे मास स्ट्रगल से थक गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना था। तो यहाँ उनका खुद का मतलब आपको दिखाई दे रहा है, वो थक गए थे, मास स्ट्रगल्स का कोई फायदा हो नहीं रहा था और उनको इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करना था, यानी कि वापस से ब्रिटिशर्स जो थे उनकी तरफ जा करके और वहाँ से जो थोड़ी बहुत भी पावर उनको मिल सकती थी वो एक्सप्लॉइट करनी थी। तो इसलिए गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द मूवमेंट। पहली बात, इनफ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और दूसरा, लोग वायलेंस दिखा रहे थे। तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्हें लगा कि मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रही है बहुत सारे प्लेसेस में, सत्याग्रही जो है पहले उनको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा मास स्ट्रगल्स के लिए रेडी करने के लिए। विद इन द कांग्रेस भी बहुत सारे लीडर्स अब थक चुके थे बार बार ये मास स्ट्रगल्स करके, और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, तो क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी? इसका आंसर है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो कैसे किया था ये यहाँ पर है। जो हमारी कांग्रेस थी उसके लीडर्स जो थे उन्हें लगा कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स को हम अपोज कर सकते हैं उन्हीं की काउंसिल्स के अंदर घुसकर, हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट जाकर के ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस ओनली, और आर्ग्यू करा कि हम काउंसिल पॉलिटिक्स दोबारा शुरू करते हैं, ब्रिटिशर्स की पॉलिटिक्स के बीच में घुसेंगे और तब उनको अफेक्ट करने का काम करेंगे। बट कुछ यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि चाहते थे कि इतना डिप्लोमेसी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें और रेडिकल बड़े लेवल पर एजिटेशन यानी कि बड़े लेवल पर हमें स्ट्रगल करना चाहिए ताकि हम फुल्ली इंडिपेंडेंस को पा सकें। सो दैट्स वाई आई हैड मेंशन दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि स्वराज पार्टी किसने बनाई? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले डिस्कस करा था रोलेट एक्ट, फिर हमने डिस्कस करा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, एंड इस कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको इंडिया भेज दिया गया था इन रेस्पॉन्स टू इंडिया का जो फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था उसके रेस्पॉन्स में। ये जो साइमन कमीशन थी, इस कमीशन के जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, और जो मेन ऑब्जेक्टिव यानी जो एम था साइमन कमीशन का वो था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है पहले तो जाकर के उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, और फिर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो फिर हम डिसाइड करेंगे, वो हम सजेस्ट करेंगे। तो ब्रिटेन ने, दिस इज ऑन पेज नंबर 62, ब्रिटेन ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई थी अंडर सर जॉन साइमन। इस कमीशन का काम था कि हम इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग चलनी है, क्या उसके अंदर हमें चेंजेस लेकर के आने हैं, हम उन सब चेंजेस को एनालाइज करेंगे और फिर हम सजेस्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम थी कि डिसाइड हमने करना है इंडिया के बारे में कि इंडिया में किस तरीके से रूलिंग होनी चाहिए, इंडिया में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बट एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे। सो जब साइमन कमीशन इंडिया में आई तो बहुत सारे लोग जो गो बैक साइमन नाम के स्लोगन्स लेकर के और गलियों में उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे, साइमन गो बैक साइमन, इस तरीके के उनके पास में बैनर्स थे। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जो थी वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब एक साथ आ गए थे और साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, यानी कि अब इन सब लोगों को थोड़ा सा मनाने के लिए जो लॉर्ड अर्विन थे जो कि उस दौरान के वाइस रॉय थे, उन्होंने अनाउंस करा कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे
और एक राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो थी वो उन्होंने अनाउंस करी कि एक ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि हम फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। यानी कि थोड़ा सा ना इंडियन सब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बनाएंगे जिससे कि जिस दौरान हम आपका फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर सके। बट स्टिल कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो नहीं सेटिस्फाई हुए थे, वो अभी भी इसके अगेंस्ट थे। So that's it for today, students. Upcoming classes include class 9th and 10th social studies, comprehensive lessons and NTSE modules. तो stay tuned students, and याद रखिए हमारा फॉर्मूला है study hard नहीं, study smart. Don't forget to like this video and subscribe to Study Space, and आप अपने doubts comment section में post कर सकते हैं. I will make sure to clear all your queries. Thank you.